My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be continuing the questions from NMAT official mock. Start करते हैं. So first question for the session: for what single-digit integer values of x and y will the 7-digit number 7x54y99 be divisible by 9? So this number has to be divisible by 9. और 9 का divisibility क्या होता है? Sum of digits. Sum of digits should be divisible by 9, isn't it so? तो बस कौन कौन सी चीज़ हमारी 9 से डिविजिबल ऑलरेडी है, 9 है उसको हटा दो, 5 + 4 9 है हटा दो, 7 + x + y शुड बी डिविजिबल बाई 9. और अगर 7 + x + y को डिविजिबल बाई 9 होना है तो या तो x + y 2 हो जाए तो चलेगा, 11 हो जाए तो भी चलेगा, बिकॉज 7 + 2 इज 9, 7 + 11 इज 18. तो बस ऑप्शंस में देखो x + y या तो 2 हो या फिर 11 हो. ऑप्शन ए 3 आ रहा है, कांट बी द आंसर. 5 आ रहा है ऑप्शन बी में, कांट बी द आंसर. 6 आ रहा है, कैन नॉट बी द आंसर. 9 आ रहा है, कैन नॉट बी द आंसर. एंड 11, यस 11 ही चाहिए था. ऑप्शन ई विल बी द आंसर. ऑप्शन ई विल बी द आंसर इन दिस केस. ओके, क्लियर है. सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर? वेरी गुड क्वेश्चन. अब परफेक्ट स्क्वायर वाला केस हम कैसे कंसिडर करेंगे? कभी भी हमें गिवन हो नंबर्स हमेशा ध्यान रखो, देयर इज अ क्लियर पैटर्न कि 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है. तो 11 स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा. 2 स्क्वायर इज 4, 12 स्क्वायर हो, 22 स्क्वायर हो, कोई भी नंबर हो जहां पे यूनिट डिजिट 2 है, स्क्वायर में 4 आएगा यूनिट डिजिट. ओके, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर लास्ट में आएगा 6, 5 स्क्वायर 5 आएगा, 6 स्क्वायर में 6 आएगा, 7 स्क्वायर 49 यूनिट डिजिट विल बी 9, 8 स्क्वायर में यूनिट डिजिट विल बी 4, 9 स्क्वायर में यूनिट डिजिट विल बी 1 और 0 होगा लास्ट में, तब तो 0 ही आने वाला है. सो देयर इज क्लियर पैटर्न. 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5, ठीक है. सो इफ देयर इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के स्क्वायर में इधर इट विल बी 1 और इट विल बी 9 और 5, ठीक है. 1 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा. 3 और 7 नहीं आ सकता, 3 और 7 नहीं आ सकता. इवन होगा तो 4 आएगा या 6 आएगा या 0 आएगा, ठीक है. ना तो 2 आ सकता है, ना ही 8 आ सकता है. सो ओनली दीज 6 डिजिट्स आर पॉसिबल. सो क्लियरली ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई कैन नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर्स. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यूनिट डिजिट पे 7 आ रहा है और 3 आ रहा है, वो आ ही नहीं सकता. बट ए बी एंड सी आर पॉसिबल, ठीक है. ए बी और सी तो पॉसिबल है, बिकॉज ए में यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है. बट ध्यान से देखो ए को, ए इज अ इवन नंबर, वो तो है, बट 74 आ रहा है लास्ट 2 डिजिट्स. सो दिस इज डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल तो है बट नॉट डिविजिबल बाई 4. और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो पावर इवन होगा, इवन पावर्स होंगी, तो दिस मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, ठीक है. सो दिस कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. इवन तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. ओके, तो बी और सी में हमारी गाड़ी अटक गई कि बी और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा. इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? अब कैसे डिफरेंशिएट करें, क्या देखें यहाँ पे? और लास्ट में देखो, एक तो देखो लास्ट यूनिट डिजिट तो हमने चेक कर लिया, अगर हम लास्ट 2 डिजिट्स भी चेक करें तो लास्ट 2 डिजिट्स हमारा 1 से 25 तक के स्क्वायर्स में जो डिजिट्स आती है वही आनी चाहिए, उनमें से कोई एक आएगा तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा, बिकॉज वही सेम पैटर्न बार बार रिपीट करता है. लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 1 विच इज पॉसिबल, बिकॉज 1 के स्क्वायर में क्या है, 0 1 ही आता है. या फिर कह सकते हैं 49 स्क्वायर इज 2401. सो यस, लास्ट 2 डिजिट्स 0 1 आ रहा है, यानी कि पॉसिबल है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. सिमिलर लास्ट 2 डिजिट्स 41 है, 21 के स्क्वायर में आता है 41 441, या 29 का स्क्वायर 841, ये भी पॉसिबल है. बोथ आर पॉसिबल, तो हमें ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा, ठीक है. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम कंडीशंस में होते हैं और तुम्हारा टाइम लगातार भाग रहा है, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन में बी और सी में से कोई एक मार्क करके आगे बढ़ जाते, बी और सी में से किसी एक को मार्क करके आगे बढ़ जाते. ओके, बिकॉज और कुछ पिक करने का यहाँ पे एग्जैक्टली है नहीं. जस्ट इन केस अगर हम लेट अस से बी और सी में से किसी एक को, हालांकि यहाँ पे वो चीज काम नहीं करेगा, बट ऑब्जर्व करते कि इफ एनी ऑफ दीज इज अ मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट ए मल्टीपल ऑफ 9, अगर 3 का मल्टीपल होता और 9 का मल्टीपल नहीं होता, इन दैट केस वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता था, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पावर्स इवन होना चाहिए. देखिए अगर 3 का मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है. पर यहाँ पे कोई भी नंबर हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि वो वाला चेक करने का कोई फायदा नहीं है, उस है ही नहीं, तो क्या करोगे. ओके, ठीक है. और अप्रोच क्या हो सकता है हमारा? नाउ 300 स्क्वायर, बिकॉज 6 डिजिट नंबर्स हमारे, दैट इज 9 फॉलोड बाई 4 zeros. तो डेफिनेटली जो स्क्वायर रूट है फॉर दीज नंबर्स, इनमें से जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज ग्रेटर देन 300, बिकॉज 400 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 फॉलोड बाई 4 zeros. तो डेफिनेटली फॉर दीज स्क्वायर रूट विल बी बिटवीन 300 एंड 400. अब 35 या 350 का स्क्वायर क्या होगा? 35 स्क्वायर विल बी 3 into 4 12 25 1225 फॉलोड बाई 2 zeros, और 1225 फॉलोड बाई 2 zeros, and this is 123301, यानी कि 350 से बड़ा नंबर का
स्क्वायर हो सकता है ये 360 स्क्वायर 36 स्क्वायर इज 1296, तो 129600, तो बिटवीन 350 एंड 360, तो पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, पे आ रहा है 1, तो दिस विल बी इधर स्क्वायर ऑफ 351 और 359। अगर 359 का स्क्वायर होता तो 1296, जो हमारी इनिशियल 4 डिजिट्स है 1296 के आसपास होते, बट आसपास है 1225 के, तो 351 का स्क्वायर हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, 351 का स्क्वायर हो, ओके। बट इफ दिस इज द स्क्वायर ऑफ 351, 351 हमारा नंबर डिविजिबल बाय 9 है, चेक करो, और हमारा ये नंबर 123301, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हेंस ऑप्शन सी मस्ट बी द परफेक्ट स्क्वायर फॉर श्योर, बिकॉज अगर 351 का स्क्वायर नहीं है तो इसके बाद के इसी नंबर का स्क्वायर अभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस रेंज में यही नंबर बिलोंग करते हैं, इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? तो डेफिनेटली ऑप्शन बी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन सी मस्ट बी द आंसर। क्या ये क्लियर है? अगर हमें एग्जैक्ट एस्टिमेट ही करना होता तो स्क्वायर देख लिया है, 370 स्क्वायर क्या होगा, 37 स्क्वायर इज 136900, ठीक है, 136900, और ये वैल्यू आ रहा है हमारा 137641, तो 371 का स्क्वायर होगा फॉर श्योर, 371 का स्क्वायर विल बी 137641, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच ईयर डिड द डीआई, टिपिकल डीआई क्वेश्चन, बार ग्राफ गिवन है और एक पाई चार्ट गिवन है, इन विच ईयर डिड द फैमिली स्पेंड अ टोटल ऑफ एग्जैक्टली ₹60640 ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो बार ग्राफ हमारा क्या गिवन है, 1000 रुपीज में सारी वैल्यूज है, और फैमिली इनकम एंड सेविंग का ग्राफ है, एनुअल इनकम गिवन है हमें फर्स्ट बार से, और सेकंड बार से गिवन है एनुअल सेविंग्स फॉर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5, ओके, फाइन फाइन फाइन। फिर हमें क्वेश्चन बता रहा है एवरेज एनुअल स्पेंडिंग का ब्रेकअप क्या है, तो इस ब्रेकअप में अदर्स 35% है, फूड है 14%, हाउसिंग इज 31%, ट्रांसपोर्टेशन 16%, क्लोथिंग है 4%, और क्वेश्चन पूछा ट्रांसपोर्टेशन पे एक्सपेंस एग्जैक्टली ₹60640, ओके, और ट्रांसपोर्टेशन इज 16%, ओके, तो डिवाइड कर दो 16 से, 1% की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज 16% की वैल्यू दी है 60640, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 16 3 जा 48, बचा 12, 126, 16 7 जा 112, तो 3790 रुपीज, दिस इज 1%, तो 379 फॉलोड बाई 000, दिस विल बी टोटल स्पेंडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, टोटल स्पेंडिंग यानी कि 379,000, बिकॉज हमें वैल्यूज दी है सारी की सारी थाउजेंड्स में। तो फॉर ईयर 1 द स्पेंडिंग कितना है, स्पेंडिंग विल बी इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग विल बी स्पेंडिंग, तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इनकम इज 470 और सेविंग इज 252, डिफरेंस इज 218, फॉर ईयर 2 दिस इज 496, 496 है क्या है, 496 एंड 223, तो डिफरेंस विल बी 273, 498 है ये वैल्यू, 275 हो जाएगा, $513,204, तो दिस इज 309, फॉर ईयर 4 570 माइनस 191, तो 370 प्लस 9 379, एंड फॉर ईयर 5 650 माइनस 182, आंसर तो हमारा आ गया ईयर 4 के लिए, दिस विल बी द आंसर 379, ऑप्शन डी इज द आंसर, बट वैल्यू निकाल लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगा 650 माइनस 182, तो दिस विल बी 450 प्लस 18 468, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, what was the total increase in the amount of money the family spent annually on buying food and clothing in year 2 over year 1? टोटल इंक्रीज पूछ रहा है, चेंज पूछ रहा है बेसिकली, कितना चेंज हुआ बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2 ऑन बाइंग फूड एंड क्लोथिंग, तो फूड इज 14%, क्लोथिंग इज 4%, टोटल इज 18%, और 18% का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो डिफरेंस है हमारे ईयर 1 और ईयर 2 का, ठीक है। सो ईयर 1 में है 218, ईयर 2 में है 275, so the difference is 57,000, तो 18% of 57,000, that is our concern, 18% of 57,000, okay, तो 20% almost 11,000 समथिंग आएगा, 18% उससे थोड़ा सा छोटा होगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, इससे ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ओके, ठीक है, 18% 57,000, दैट विल बी ऑप्शन ए ओनली, बाकी सारे ऑप्शन इतना दूर है कि वहां तक जाने का कोई जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द एनुअल फैमिली स्पेंडिंग इन द ईयर प्रीसीडिंग ईयर 1 was ₹1,50,000, यानी कि 150 के था, 150 के था एनुअल फैमिली स्पेंडिंग, एंड विच ईयर रिकॉर्डेड द लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द एनुअल फैमिली स्पेंडिंग ओवर द प्रीसीडिंग ईयर, लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज,
तो हमारा सारी वैल्यूज तो हमने कैलकुलेट की हैं, 218 के, 275 के, ठीक है, दिस वॉज 309 के, 379 के, और लास्ट वैल्यू आया था हमारा 468 के. सो हियर द इंक्रीज इज ह्यूज फ्रॉम 150K टू 218K. 68 यानी कि ऑलमोस्ट 45% के आसपास का है इंक्रीज, ठीक है. सो ह्यूज इंक्रीज है. 218 से 275 लेसर इंक्रीज है. 275 से 309 दैट इज द लीस्ट इंक्रीज. In terms of percentage, this increase is least because there is an increase of only 34, which is around 12%, 12-13%. तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके बाद का इंक्रीज भी हाई है. ओके, यहाँ पे भी इंक्रीज अच्छा खासा है, 20% से ज़्यादा है. सो ऑप्शन Y3 में इंक्रीज सबसे कम आया है ओवर द प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना भी है. विच ईयर रिकॉर्डेड द लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन फैमिली स्पेंडिंग ओवर द प्रीसीडिंग ईयर. ईयर 3 रिकॉर्डेड द लोएस्ट इंक्रीज फ्रॉम ईयर 2 vis-a-vis ईयर 2. तो आंसर विल बी ईयर 3, ऑप्शन सी. ओके, ठीक है. ये तो इस क्वेश्चन को समझने का एक तरीका हो गया. एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प ना भी करे बट कई बार ग्राफ को रीड करने में हमें बहुत हेल्प करता है. देखो डिफरेंस हमारा अल्टीमेटली क्या है, हम कंसर्न है फैमिली स्पेंडिंग के लिए, और स्पेंडिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू बार्स. तो बार्स का जो गैप है उसको ऑब्जर्व करो. फर्स्ट केस में दिस इज द गैप, ठीक है. सेकेंड केस में दिस इज द गैप. थर्ड केस में दिस इज द गैप. फोर्थ केस में दिस इज द गैप. और फिफ्थ केस में दिस इज द गैप. तो गैप लगातार हमारा इंक्रीज कर रहा है. और साथ में ऑब्जर्व करो जो हमारा फर्स्ट बार है एनुअल इनकम वाला, वो लगातार इंक्रीज कर रहा है. दैट इज इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, इजंट इट सो? स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है. बट यहां पे देखो इंक्रीज सबसे कम है और फिर तेजी से इंक्रीज कर रहा है. सिमिलरली जितना ये इंक्रीज करे उतना ज्यादा हमारा डिफरेंस बढ़ेगा. और जो सेकंड वाला बार है हमारा सेविंग्स वाला, सेविंग्स लगातार डिक्रीज कर रही है, कम से कम सेविंग हो रहा है, स्पेंडिंग बढ़ रहा है. तो सेविंग्स लगातार डिक्रीज कर रहा है. दैट इज वाई our spending is constantly increasing. Isn't it so? तो एक प्रॉपर तुम्हें एक यहां से भी एक विजुअलाइजेशन, एक आइडिया लग रहा है. तो ये विजुअलाइजेशन भी कई बार तुम्हें हेल्प करेगा जब कैलकुलेशन ज्यादा टिपिकल हो, तो कई बार ये चीज भी काम आती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. On which item did the family spend between rupees 1 lakh and rupees 1.2 lakh annually in year 4? Year 4 में annually spending between rupees 1 lakh and rupees 1.2 lakh on which item? तो ईयर 4 में कितना डिफरेंस आया था हमारा? दिस इज 379,000. और हमें चाहिए स्पेंडिंग बिटवीन 1 लाख एंड 1.2 लाख. ओके, तो 35% तो अदर्स में है, 31% है हाउसिंग में, फूड में 14%, ट्रांसपोर्टेशन में 16%, क्लोथिंग में 4%. और अगर 1 लाख से 1.2 लाख के बीच में होना चाहिए, 30% और 379 क्या होगा? 38 इंटू 3, दिस इज 114. सो रफली 30% के आसपास का वैल्यू होना चाहिए. रफली 30% के आसपास की वैल्यू होना चाहिए. ओके, सो क्लियरली फूड नहीं हो सकता, क्लोथिंग नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता. तो इधर इट इज हाउसिंग और इट इज अदर्स. हाउसिंग है 31%, अदर्स है 35%. तो 35% में क्या होगा? और 5% ऐड हो जाएगा. सो दैट विल ओवरशूट, 1.2 लाख से ज्यादा हो जाएगा. हाउसिंग विल बी द आंसर. ओके, एग्जैक्ट क्या होगा फर्क नहीं पड़ता, हमें रेंज गिवन है, उस रेंज में डेफिनेटली हाउसिंग लाई करेगा और कुछ भी लाई नहीं कर सकता. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज डेटा क्वेश्चन. व्हाट इज मिस्टर कश्यप सैलरी? स्टेटमेंट 1, मिस्टर कश्यप बॉट 50 kg राइस विद 1/4 ऑफ हिज सैलरी. बढ़िया है, 50 kg राइस परचेज किया है 1/4 सैलरी से, यानी कि अपनी पूरी सैलरी से अगर सिर्फ राइस परचेज करते मिस्टर कश्यप तो ही वुड हैव परचेज 200 किलोग्राम्स ऑफ राइस. ठीक है, तो सैलरी ऑफ मिस्टर कश्यप इज 200 किलोग्राम्स ऑफ राइस. इजंट इट सो? बट राइस में तो सैलरी नहीं डिटरमाइन करते ना, सैलरी हमें चाहिए होती है अमाउंट में, रुपीज में होगा या डॉलर्स में होगा, डॉलर्स में है इस केस में. ठीक है, तो अगर डॉलर्स में हमें सैलरी चाहिए तो वो तो नहीं मिलेगी, राइस में मिल जाएगी कि यस 200 kg राइस इज द सैलरी. बट वो तो इनसफिशियंट है, डेटा इज इनसफिशियंट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो दिस स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशियंट, एनएस यानी नॉट सफिशियंट. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर. क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट, हैड द राइस बीन 20% चीपर देन द करंट प्राइस, मिस्टर कश्यप कुड हैव बॉट 50 kg राइस फॉर $100 मोर देन 1/10 ऑफ हिज सैलरी. तो अगर राइस 20% चीपर होता करंट प्राइस से तो मिस्टर कश्यप वुड हैव परचेज्ड 50 kg राइस फॉर $100 मोर देन 1/10 ऑफ हिज सैलरी. क्या क्लियर है? ठीक है, 20% चीप होता तो कुड हैव बॉट 50 kg राइस फॉर $100 मोर देन 1/10 ऑफ हिज सैलरी. ओके, ठीक है, यानी कि हिज सैलरी बाय 10 प्लस $100 would have helped him fetch 50 kg rice if it was 20% cheaper. If it was 20% cheaper, 20% यानी कि 1/5 अगर cheaper होता तो इन दैट केस इतना परचेज करता. बट एट प्रेजेंट प्राइस क्या सिचुएशन बनेगा? ये तो 20% चीपर पे है, यानी कि जब 1/5 कम होता प्राइस,
यानी कि प्राइस 5 के बजाय 4 होता है, बट अगर अभी 5 है प्राइस तो कितना परचेज कर पाएगा, कम परचेज कर पाएगा, तो इसका 4/5 परचेज कर पाएगा, यानी कि 40 kg राइस परचेज कर पाएगा एट द प्रेजेंट प्राइस। मिस्टर कश्यप वुड बी एबल टू परचेज ओनली 40 kg राइस विद दिस। बट क्या यहां से हमें सैलरी पता चल रही है? अगेन नहीं पता चल रहा, बिकॉज हमें $100 तो दिखा है यहां पे, बट वी हैव नो आइडिया कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ राइस। अगर राइस का प्राइस भी गिवन होता है एडिशनली सेकंड स्टेटमेंट में, तो सेकंड स्टेटमेंट में अकेला हमारा सफिशिएंट हो जाता, बिकॉज यहां पे हम राइस का प्राइस मेंशन कर देते। लेट अस से राइस का प्राइस होता $10, तो हमें पता होता है कि 40 इंटू 10, $400 इज दिस वैल्यू। तो S/10 प्लस 100 इज 400, तो S/10 इज इक्वल टू 300, यानी कि S इज इक्वल टू $3000। तो क्लियर हो जाता हमें अगर प्राइस गिवन होता तो, प्राइस पर केजी वाज गिवन, बट वैसा गिवन तो है नहीं, नॉट गिवन, गिवन तो नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट। तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज आल्सो नॉट सफिशिएंट। हमें सॉल्व नहीं करना है, बट एक एस्टिमेट लेना है, तो वो समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। बट दोनों स्टेटमेंट को तुमने मिला दिया, इफ यू कंबाइन दीज टू स्टेटमेंट्स, तो सेकंड स्टेटमेंट से हमें एक एस्टिमेट लग रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बता रहा 50 kg राइस परचेज करा 1/4 सैलरी से, दो इक्वेशन मिल गई, दो इक्वेशन मिल गई, एक और दो अननोन है हमारे पास। फर्स्ट अननोन क्या है? प्राइस ऑफ राइस, और सेकंड अननोन क्या है? सैलरी ऑफ कश्यप। दो इक्वेशंस, दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा, काम खत्म, खटाक। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट बट नीदर अलोन इज सफिशिएंट। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? क्या आंसर आएगा फर्क नहीं पड़ता, बट आ जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है गिरीश बॉट अ कार एंड गॉट अ डीलर्स डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द ओरिजिनल प्राइस। 15% का डिस्काउंट मिला है, लेट अस से ही गॉट अ डिस्काउंट 15%, तो कार का प्राइस, ओरिजिनल प्राइस वाज 100, दिस वाज लेट अस से मार्क प्राइस, एंड परचेज प्राइस क्या होगा गिरीश का? डीलर्स डिस्काउंट मिला 15 का, तो -15, 85 पे गिरीश मस्ट परचेज्ड, परचेज प्राइस ऑफ गिरीश इज 85, एंड देन ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द परचेज प्राइस। 20% के प्रॉफिट पे सेल किया है, 20% यानी 1/5 का प्रॉफिट होगा। 85 का 1/5 कितना होगा? 17, तो प्लस 17 कर दो, 17 इज हिज प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस विल बी, परचेज प्राइस क्या है? दिस इज कॉस्ट प्राइस बेसिकली फॉर गिरीश। सेलिंग प्राइस विल बी 85 प्लस 17, 102। ओके, इंस्टेड इफ, यानी कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, यूं होता तो क्या होता? इफ ही हैड गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 12%, कहां पे 12% का डिस्काउंट? ओरिजिनल प्राइस पे, दिस इज ओरिजिनल प्राइस ओपी। तो 100 - 12, 88 पे परचेज करता फिर गिरीश, एंड हैड सोल्ड इट फॉर सेम प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि अभी भी सेम प्रॉफिट परसेंट, 20% का प्रॉफिट परसेंट चाहिए परचेज प्राइस पे। तो 88 का 20% कितना होगा? 8.8 प्लस 8.8, 17.6, so this will be 105.6. So now the selling price would have been 105.6. Question is asking what would be the difference in the profit percentage of the two transactions? Difference in the profit percentage of two transactions. अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा, लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा फंसाने वाली है, तो उसको ध्यान से समझते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन हमें सिर्फ और सिर्फ बात करता प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज 85 एंड 88, तब तो ये दोनों 20% है। इन बोथ केसेस क्वेश्चन ही बता रहा है सोल्ड इट फॉर द सेम प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द परचेज प्राइस, बट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस इन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द टू ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है, ये ओरिजिनल प्राइस के कंपैरिजन में बात कर रहा है क्वेश्चन। तो ओरिजिनल प्राइस पे हमारा अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस पे देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2%, सेकंड केस में द प्रॉफिट इज ऑफ 5.6%। ओके, थोड़ा सा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, बट क्वेश्चन को आंसर करना है, हमें मार्क करना है, तो ध्यान देना है, समझना पड़ेगा। 2% फर्स्ट केस में, 5.6% सेकंड केस में, डिफरेंस आ रहा है 3.6% का, एंड डिफरेंस इन द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, सो दैट इज ऑफ 3.6%, ऑप्शन बी। लैंग्वेज शुड हैव बीन मोर एक्सप्लिसिट एंड मोर क्लियर, बट ठीक है, जो गिवन है, जैसा गिवन है उसके हिसाब से आंसर करेंगे, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is saying, it was planned to send 60 tons of relief material to a flood affected area through a certain number of helicopters. However, due to technical reasons, each helicopter could take 0.5 ton less of relief material than was initially planned. In order to supply all the material, 4 additional helicopters were required. यानी कि इनिशियली अगर n हेलीकॉप्टर्स रिक्वायर्ड थे, तो अब हमें 4 ज्यादा चाहिए, बिकॉज पहले जितना मटेरियल भेज रहे थे उससे 0.5 टन कम भेज पा रहे हैं, कोई इशू आ गया। हमें हेलीकॉप्टर्स वर इनिशियली प्लान टू बी यूज्ड, लेट अस से इनिशियली n हेलीकॉप्टर्स वर प्लान टू बी यूज्ड, एंड अमाउंट रिलीफ मटेरियल पर हेलीकॉप्टर वाज x. And into x was total material which is equal to 60, but now the helicopters are n plus 4 and relief material per helicopter is x minus 0.5. अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने थोड़ी बैठोगे, ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शंस को यूज करोगे, ऑप्शंस को यूज करोगे। तो इनिशियली हमें, यानी कि किसका वैल्यू गिवन है ऑप्शंस में? n का वैल्यू गिवन है, ओके,
ठीक है, n का वैल्यू गिवन है तो n से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा बिकॉज n इंटू एक्स इज 60 और n प्लस 4 n से निकाल लोगे और देखोगे क्या x माइनस 0.5 आ रहा है वैल्यू। ओके, तो पहला ऑप्शन 10 है, यानी 10 इंटू 6 इज 60, तो क्या 10 प्लस 4 14 इंटू 5.5 क्या 60 आता है? नहीं आता है, दिस इज नॉट इक्वल, तो ऑप्शन ए विल नॉट बी द आंसर। ठीक है, 12 इंटू 5 इज 60, 12 प्लस 5 16 इंटू 4.5 क्या ये दोनों इक्वल है? नो, दीज आर नॉट इक्वल, तो ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। 16 से 60 बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो ये तो आंसर, इसको बाद के होल्ड के लिए रख लो। ठीक है, इसको होल्ड पे रख लो बिकॉज 16 से 20 आ जाएगा, 20 इंटू 3 60, बट 60 इंटू 3.5 दैट इज नॉट 60, so these are not equal, this is also not the answer. Okay, 20 into 3 is 60 और 24 into 2.5, yes that is also 60, that is also 60। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनिशियली प्लान्ड टू बी यूज्ड, क्योंकि 24 भी ऑप्शन गिवन है, बट इनिशियली कितने थे? 20 थे, अब चाहिए 24, तो आंसर डी होगा और ई नहीं होगा बिकॉज इनिशियली 20 चाहिए थे। ओके, आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्या है क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, जस्ट इन केस अगर इस क्वेश्चन में, खैर एनमैट में तो हमेशा ऑप्शन आएंगे, अगर किसी और एग्जाम का क्वेश्चन होता है ये और ऑप्शंस गिवन नहीं होते तब कैसे सॉल्व करते हैं इसको? इन दैट केस हमें 60 में पता है 60 टन रिलीफ मटेरियल अगर हम सेंड कर रहे हैं बाय द हेलीकॉप्टर्स, तो एवरी हेलीकॉप्टर इज कंटेनिंग इन द न्यू कंडीशन 0.5 टन लेस रिलीफ मटेरियल, जबकि हमारे हेलीकॉप्टर्स चार्ज ज्यादा कर दोगे। ठीक है, तो 0.5 टन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब हमें अगर कभी भी ऐसा कैलकुलेशन करना है तो एक अप्रोच ये हो सकता है कि फैक्टर्स के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करें, बिकॉज n एंड x शुड बी फैक्टर ऑफ 60, बिकॉज n तो इंटीजर होगा फॉर श्योर, इजंट इट सो? n तो इंटीजर होगा, x इंटीजर नहीं भी हो सकता है, बट n तो पक्के से इंटीजर होगा, इजंट इट सो? क्या है क्लियर है? और अगर n इंटीजर है तो 60 का मल्टीपल, 60 का फैक्टर होना चाहिए इन मोस्ट केसेस। ओके, ठीक है, तो यहां पे फैक्टर्स के टर्म्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना कर सकते हो। क्या है, समझ में आता है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 टू द पावर 3 प्लस log of 5 ऑन द बेस 7? 7 to the power of 3 plus log of 5 on the base 7. So some number to the power a plus b can be written as that number to the power a multiplied by that number to the power b, क्योंकि पावर एड अप होती है। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 7 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर ऑफ log of 5 ऑन द बेस 7। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, 7 टू द पावर 3 इज 343 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 ओनली, तो आंसर आ जाएगा 1715। ठीक है, 1715 will be the answer. Clear? Okay. Next question. Mrs. Sharma has a few chocolate candies which she wants to distribute among her 5 granddaughters. ठीक है, चॉकलेट कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है मिसेस शर्मा को बिटवीन हर 5 granddaughters. Okay. If she distributes the candies among them in the ratio 14579, तो अगर रेशियो है 14579 का, so one candy is left out. Okay, one candy is left out. 14579 सम कितना? 9 plus 7 16 plus 10 26, तो 26 का मल्टीपल प्लस 1 है टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, 26 का मल्टीपल प्लस 1। इफ शी डिस्ट्रीब्यूट्स द कैंडीज इन द रेशियो ऑफ 2 3 3 4 5, in that case 3 candies are left out. Now this sum is 5 plus 4 9 plus 8 17, 17 का मल्टीपल लेट अस से 17m plus 3, और कैंडीज तो इक्वल ही है दोनों केसेस में, so these two should be equal. In the third scenario, if she distributes the candies among them in the ratio 1 2 3 7 8, no candies are left over. तो 1 2 3 7 8 वाले केस में परफेक्ट मल्टीपल वाला केस है, 8 7 15 plus 6 21, तो यानी कि 21 का मल्टीपल। ठीक है, तो ये सिनेरियोज हमारे, मल्टीपल ऑफ 21, 17 का मल्टीपल प्लस 3, 26 का मल्टीपल प्लस 1। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज दैट एनी ऑफ द 5 granddaughters कैन रिसीव इन एनी ऑफ द 3 केसेस? मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज दैट एनी ऑफ द 5 granddaughters कैन रिसीव इन एनी ऑफ द 3 केसेस। ओके, तो एक काम करते हैं कि 21 का मल्टीपल है, इट कुड बी 21 42 63 84 105 126 एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है उसके हिसाब से हमें जल्दी ही कहीं पे आसपास में मिल जाना चाहिए जो हमें आंसर चाहिए। अब 17 के मल्टीपल्स में देखो, 17m प्लस 3 में, तो फर्स्ट नंबर विल बी 17 प्लस 3 20, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, 17 ऐड कर दोगे 37 प्लस 17 54 प्लस 17 71 प्लस 17 88 प्लस 17 105, सो 105 मैच कर रहा है।
और 105 क्या है, 26 के मल्टीपल्स में भी देखोगे तो 105 क्या है, 104 प्लस 1, 104 इज द मल्टीपल ऑफ 26, तो यस यहां पे भी आ रहा है, सो दिस मस्ट बी द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज, टोटल कैंडीज, मिनिमम नंबर ऑफ टोटल कैंडीज। और यहां पे m का वैल्यू क्या आ रहा है, m इज इक्वल टू, यहां पे 1 था, 1 2 3 4 5 6, m इज इक्वल टू 6 आ रहा है, n इज इक्वल टू 5 आ रहा है, और k इज इक्वल टू क्या आएगा 26k यानी 104 प्लस 1, सो k इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ओके, हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज दैट एनी ऑफ द 5 ग्रैंड डॉटर्स कैन रिसीव इन एनी ऑफ द 3 केसेस। ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है। मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज दैट एनी ऑफ द 5 कैन रिसीव इन एनी ऑफ द 3 केसेस। तो अगर हम फर्स्ट केस में ऑब्जर्व करें, इन द फर्स्ट केस मिनिमम कैंडीज किसको मिलेंगी, इस पहले वाले ग्रैंड डॉटर को 1 यूनिट मिलेगा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, k होगा, बिकॉज 1 यूनिट यानी 1k, 1k विल बी मिनिमम, और k की वैल्यू आ रही है 4, यानी कि 4 विल बी मिनिमम इन द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में मिनिमम मिलेगा 2 यूनिट्स, 1 यूनिट मिनिमम नहीं है सेकेंड केस में, क्योंकि यहां पे गलती यही हो सकता था, क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल बनाना होता तो सेकंड वाले केस वाले को मिनिमम रख देते वो, ठीक है, वहां से मिनिमम वैल्यू आता, बट मिनिमम वैल्यू हमारा 1 यूनिट नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेकंड 2 यूनिट आ रहा है, यानी कि 2m इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, 2m इज द मिनिमम वैल्यू इन द सेकंड केस, और m इज इक्वल टू 6, यानी कि अभी हमारा आ रहा है 12 मिनिमम फ्रॉम द सेकंड केस। ओके, थर्ड केस में भी 1 यूनिट ही मिनिमम है, यानी कि n इज मिनिमम, 1n इज मिनिमम, और n इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 इज द मिनिमम वैल्यू। तो 4 12 5 मिनिमम वैल्यू है 4, आंसर विल बी ऑप्शन बी, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, क्या ये क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन था, क्या बात समझ में आती है? ओके, ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और अप्रोच देख लेते हैं। यहां तक तो हमें जब पहुंचना ही पड़ेगा 26 k प्लस 1 17 m प्लस 3 21 है, 26 k प्लस 1 k प्लस 1 17 m प्लस 3 इज इक्वल 21 n। ठीक है, अब इन दोनों पे ही फोकस कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक तो मल्टीपल डायरेक्टली है 21 n, तो 21 से डिवाइड कर दो, 26 k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 21 दैट इज इक्वल टू n, और 26 k में से 21 k तो मल्टीपल है ही ऑलरेडी 21 का, तो दिस कैन बी रिटन एज 21 k प्लस 5 k प्लस 1 बाई 21, सो दिस विल बी k प्लस 5 k प्लस 1 डिवाइड बाई 21, तो k तो ऑलरेडी हमारा सेपरेट हो गया, इंटीजर है, 5 k प्लस 1 डिवाइड बाई 21, दिस मस्ट ऑल्सो बी इंटीजर बिकॉज n तो इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए कि 5 k प्लस 1 मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 21, 5 k प्लस 1 मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 21। कब आएगा? जब k इज इक्वल टू 4 होगा, तभी तो आएगा 21। ओके, तो k इज इक्वल टू 4, यहां से सॉल्यूशन मिल गया हमको, 104 प्लस 1 105 आ गया। ठीक है, k इज इक्वल टू 4 पे, और n इज इक्वल टू 5 होगा 105 पे, और वैसे ही हमें m के लिए वैल्यू मिल जाएगा। तो ये भी एक अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और जब वैल्यू ज्यादा टिपिकल होंगी तो फिर ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फिर डायरेक्टली टेबल कहां तक लिखते जाओगे। ठीक है, ओके, क्लियर है? और फिर डिटेल में अगर देखना हो तो लीनियर इक्वेशन वाला सेशन है मेरा, वहां पे चेकआउट कर लेना। बाकी इतना ही काफी है, इतना सफिशिएंट है, यही सेम चीज है, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। गुड इन द सेंस ध्यान से नहीं समझोगे तो क्वेश्चन में गलती करोगे। इफ a to the power b is such that a and b are both integers, then is b a multiple of 6? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या b एक मल्टीपल ऑफ 6 है? ठीक है, is b a multiple of 6? a to the power b is such that a and b are both integers। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है a to the power b is a perfect square, a to the power b is a perfect square। अब क्या परफेक्ट स्क्वायर होने से b मल्टीपल ऑफ 6 हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता भाई, इवन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हम यहां से ये एक डिडक्शन ले सकते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर a to the power b तो b कैन बी इवन, isn't it so? ठीक है, हालांकि अभी बाद में उसको भी समझेंगे, बट क्या ये बात समझ पा रहे हो कि डेफिनेटली फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। सेकंड, a to the power b is a perfect क्यूब, क्या यहां से डिड्यूस कर सकते हैं b is a multiple of 6? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूब ही तो कहा है। ठीक है, सो क्यूब ही तो कहा है, वहां से भी मल्टीपल ऑफ 6 होना जरूरी थोड़ी है क्यूब होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 2 क्यूब कहां है हमारा पावर मल्टीपल ऑफ 6, फॉर एग्जाम्पल पहले वाले केस में 2 स्क्वायर कहां है हमारा पावर मल्टीपल ऑफ 6, तो दोनों स्टेटमेंट्स अकेले अकेले तो बेचारे नॉट सफिशिएंट है फॉर श्योर। ठीक है, अब यहां पे अगर हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दें कि a to the power b इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब, यानी कि जो पावर है हमारा स्क्वायर भी है क्यूब भी है, तो पावर हमारा 2 का मल्टीपल भी होगा और 3 का मल्टीपल भी होगा, यानी कि पावर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 6, isn't it so? और यहां पे हो गई तुमसे एक बहुत भारी गलती। अब क्यों गलती हुई है सोचो, एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो कि यहां पे गलती क्या हुई हमसे।
ठीक है, क्योंकि a टू द पावर b इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज फाइन, बट थिंक अबाउट इट, लेट अस से हमने लिखा 2 स्क्वायर, ठीक है, तो 2 स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट 4 टू द पावर 1 भी तो है, ये पावर इवन होना जरूरी थोड़ी हमेशा, यानी कि प्राइम नंबर की पावर इवन होनी चाहिए टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, बट क्वेश्चन ये थोड़ी कह रहा है कि ये प्राइम नंबर है, तो 4 टू द पावर 1 कह के भी तो परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हो। सिमिलरली अगर मैंने लिखा 2 क्यूब, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, बट a टू द पावर 1 दिस इज आल्सो परफेक्ट क्यूब, पावर का 3 का मल्टीपल होना जरूरी थोड़ी है। तो बाय द सेम लॉजिक 2 टू द पावर 6 दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, यस दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, बट इसको लिख दिया तुमने 64 टू द पावर 1, स्टिल दिस अ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, बट पावर तो यहां पे 1 है ना, a टू द पावर b के टर्म्स में लिखोगे तो a इज इक्वल टू 64 एंड b इज इक्वल टू 1, तब भी तो काम करेगा। तो दिस इज ऑल्सो, दोनों स्टेटमेंट टुगेदर आर ऑल्सो नॉट सफिशियंट, ऑल्सो नॉट सफिशियंट। तो ऑप्शन सी विल नॉट बी द आंसर, आंसर विल बी बोथ टुगेदर आर इनसफिशियंट एंड एडिशनल डाटा इज नीडेड, ऑप्शन ई विल बी द आंसर। छोटू सा बट प्यारा सा क्वेश्चन, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इन बातों को, क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 18 cards, 5 king cards, 6 queen cards and 7 jack cards. 3 cards are drawn at random from this bag. If the 3 cards are drawn one by one without replacement, then what is the probability that the second card drawn is jack? Cards कितने हैं? 5 are king cards, 6 are queen cards and 7 are jack cards. 3 cards are drawn at random from the bag, and if the 3 cards are drawn one by one without replacement, then probability किस चीज की चाहिए? Second card drawn should be jack. Second card drawn should be jack. Okay. तो यानी कि हम सेकंड कार्ड के लिए पूछ रहे हैं और क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट क्या बता रहा है? 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। ओके, अब जब तुम सेकंड कार्ड ड्रॉ कर रहे होगे तो फर्स्ट कार्ड ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके होगे उससे पहले, और थर्ड कार्ड उसके बाद में ड्रॉ करोगे, तो जो काम बाद में करने वाले हो क्या उस पर फर्क पड़ेगा? मतलब उस बाद वाले काम पे तो फर्क पड़ेगा, तुमने पहले क्या किया है, पर क्या पहले वाले काम पे बाद वाले काम की वजह से फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? थर्ड कार्ड तुम क्या ड्रॉ करते हो इससे क्या फर्क पड़ता है? सेकंड तुमने क्या ड्रॉ किया? सेकंड वाला कार्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द थर्ड कार्ड, इट इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट कार्ड का आउटकम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, बट थर्ड कार्ड का आउटकम बिल्कुल इररिलेवेंट है हमारे लिए। तो चाहे तुम 3 कार्ड ड्रॉ करो या 50 कार्ड ड्रॉ करो, 50 तो ड्रॉ नहीं कर सकते, या 3 की बजाय 5 कार्ड ड्रॉ करो, 10 कार्ड ड्रॉ करो, क्योंकि 18 कार्ड्स हैं, फर्क नहीं पड़ता। बट सेकंड कार्ड जैक होने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट कार्ड तुमने क्या ड्रॉ किया है, क्योंकि अनलिमिटेड जैक कार्ड्स नहीं है हमारे पास, लिमिटेड कार्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें सेकंड कार्ड ड्रॉ करना है तो फर्स्ट कार्ड क्या ड्रॉ किया है इस पर तो डिपेंड करेगा ना, ये तो मैटर करेगा, इजंट इट सो? क्या क्लियर है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने पिज्जा रखा था, उसमें 4 स्लाइसेस थे और एक स्लाइस बड़ी सी स्लाइस थी और तुम्हारी इच्छा थी उसको खाने की, ठीक है, तो तुमसे पहले किसी एक बंदे ने झपट्टा मारा और उसने वो बड़ी स्लाइस खा ली तो तुमको तो नहीं मिलेगी, ठीक है, पर उसने कोई और स्लाइस उठा ली तो तुम्हें मिल जाएगी। बट लेट से तुमने उठा ली सेकंड स्लाइस अपनी वाली, अब उसके बाद में कोई क्लास स्लाइस उठाने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे काम जो था, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, इजंट इट सो? तो बेसिकली सेकंड कार्ड क्या ड्रॉ करना है ये थर्ड कार्ड पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हमारी कहानी सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि फर्स्ट कार्ड कौन सा ड्रॉ किया है, तो हम उसी पे केसेस बनाएंगे अपने। क्या क्लियर है? क्या बात समझ में आती है? अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो फर्स्ट केस हमारा बनेगा व्हेन द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज अ जैक। क्यों हम केस बना रहे हैं? इसलिए केस बना रहे हैं क्योंकि अगर फर्स्ट कार्ड ड्रॉन जैक होगा, टोटल जैक के कार्ड्स हैं 7, तो जैसे ही फर्स्ट कार्ड तुमने जैक उठा लिया तो अब जैक के कार्ड्स कम हो जाएंगे, बिकॉज हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है। जिस कार्ड को उठा लिया उसको उठा के बाहर फेंक दोगे, अलग रख लोगे, सेपरेट रख लोगे, तो वो वापस से उसी सेम बॉक्स में नहीं जाएगा। ओके, तो अगर हमने फर्स्ट कार्ड जैक का ड्रॉ कर लिया तो फिर अब सेकंड कार्ड के लिए हमारे पास बचने वाले हैं 6 जैक कार्ड्स और टोटल कार्ड्स होंगे 70, बिकॉज एक कार्ड हम रिमूव कर चुके हैं। सेकंड केस विल बी व्हेन द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज नॉट जैक। अब जैक नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो, क्योंकि जैक के कार्ड्स फिर तुम्हारे 7 रहेंगे इन द बॉक्स। हाँ, टोटल कार्ड जरूर 17 हो जाएंगे। फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? अगर तुमने फर्स्ट कार्ड जैक उठा रहे हो, टोटल कार्ड्स हैं 18, 18 में से 7 कार्ड्स हैं जैक के, तो 7/18 प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट कार्ड जैक का होने की। और अब एक जैक का कार्ड उठ चुका है, कार्ड एक चला गया है तो 17 बचे हैं, आउट ऑफ 17 देयर आर 6 कार्ड्स ऑफ जैक, तो 6/17 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड विल बी जैक। तो फर्स्ट इज जैक एंड सेकंड इज जैक, प्रोबेबिलिटी 7/18 इंटू 6/17। सेकंड केस में जबकि फर्स्ट कार्ड इज नॉट जैक एंड सेकंड विल बी जैक, तो प्रोबेबिलिटी नॉट जैक होने की, फर्स्ट कार्ड नॉट जैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7 के अलावा कोई भी और कार्ड उठा लो तो 11/18, और अब सेकंड कार्ड हमारा जैक का हो, 7 कार्ड है 7/17। अब या तो पहला केस होगा यानी फर्स्ट कार्ड जैक होगा, या फर्स्ट कार्ड जैक नहीं होगा, तो दोनों के लिए प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप कर दोगे, बिकॉज 2 ही पॉसिबिलिटी केसेस हैं। ओके, डिनोमिनेटर हमारा सेम है 18 इंटू 17, उसको वही रहने दो। न्यूमरेटर विल बी 7 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 7, 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7 इंटू 6 प्लस 11 डिवाइड बाई 17, 6 प्लस 7 भी 17 है, तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 7/18
दिस विल बी अवर आंसर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, 7/18 हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Kriti paid a total of rupees 1350 for 2 dresses and sold one at 6% loss and the other at 7.5% profit, तो what was the price she paid for each dress? यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए दोनों ड्रेसेस का इंडिविजुअली। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कृति मेड नीदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, यानी कि 0% का प्रॉफिट या 0% का लॉस हुआ है। एलिगेशन अप्लाई कर दोगे, एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट केस में हमारा लॉस हुआ, फर्स्ट ड्रेस पे लॉस हुआ 6% का, ड्रेस 1 पे। सेकंड ड्रेस पे प्रॉफिट हुआ है 7.5% का। ठीक है, अप्लाई नहीं करना है, बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। 0% का नेट प्रॉफिट में हुआ है, तो यहां से तुम्हें ड्रेस 1 और ड्रेस 2 का कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस पता ही है, तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, दिस इज सफिशिएंट। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, कृति सोल्ड 1 ड्रेस फॉर रुपीज 705, सेल किया है 705 पे, बट ये कौन सी वाली ड्रेस है नहीं पता ना, वेदर दिस वॉज सोल्ड एट 6% लॉस और 7.5% प्रॉफिट, ये तो नहीं क्लियर है ना, दो केसेस बनेंगे यहां पे, तो दिस इज अलोन इज नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, हमेशा सेकंड, जैसे ही फर्स्ट सफिशिएंट मिल गया तो सेकंड को चेक करना जरूरी है, बिकॉज ऑप्शन डी भी गिवन है, हो सकता है दोनों अकेले अकेले सफिशिएंट हो, तो सेकंड वाला अकेले सफिशिएंट नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल्स इज द लार्जेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल्स इज द लार्जेस्ट। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन इजी है बट फंसाने वाला है। ठीक है, एग्जाम कंडीशन में डेफिनेटली फंसोगे इसमें। 5 टू द पावर 15, 6 टू द पावर 16, 7 टू द पावर 16, ये तो इजी ऑप्शन है, इनको तो एलिमिनेट कर पाओगे। 5 टू द पावर 15 विल डेफिनेटली बी लेस देन 6 टू द पावर 16, क्योंकि बेस ज्यादा है और पावर भी ज्यादा है, तो जिस नंबर का बेस भी ज्यादा है पावर भी ज्यादा है वो डेफिनेटली बड़ा होगा, इज दैट राइट? सो तो 5 टू द पावर 15 विल बी लेस देन 6 टू द पावर 16। अब 7 टू द पावर 16 के केस में पावर तो ज्यादा नहीं बट बेस ज्यादा है, तो ये भी बड़ा ही होगा। सो ऑप्शन बी और सी तो अपने लार्जेस्ट नहीं हो सकते, हटा दिया इनको। अब बात करते हैं डी और ई की। डी में है 7 टू द पावर 16, ई में है 16 टू द पावर 12। ओके, ठीक है, 7 टू द पावर 16, 16 टू द पावर 12, तो 7 टू द पावर 16 आ रहा है, 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 टू द पावर 12, यानी कि 2 टू द पावर 48। पावर इसकी भी 16 कर दो तो ये हो जाएगा 2 क्यूब टू द पावर 16, यानी कि 8 टू द पावर 16। तो 7 टू द पावर 16 और 8 टू द पावर 16 में बड़ा वैल्यू कौन सा होगा? डेफिनेटली बड़ा वैल्यू होगा 8 टू द पावर 16 का, 7 टू द पावर 16 हमारा छोटा हो जाएगा, सो दिस विल आल्सो नॉट बी द आंसर। अब कंपैरिजन है बिटवीन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ई। ऑप्शन ए है 3 टू द पावर 34 और 3 टू द पावर 34 कैन बी रिटन एज 9 टू द पावर 17, और ऑप्शन ई है 8 टू द पावर 16। तो ऑप्शन ए में बेस भी बड़ा है पावर भी बड़ी है, तो डेफिनेटली दिस इज लार्जर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। बस पेशेंस के साथ में एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ और फाइनली फाइनल खेल के पता चल जाएगा हु विल बी विनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल डेफिनेटली बी द लार्जेस्ट। क्या क्लियर है? ठीक है, सबको एक साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बस एक एक करके जिन ऑप्शंस को हटाते जा रहे हो उनको हटाते जाओ और लास्ट में जो बचे उनको कंपेयर कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the simple interest earned on investing $P for 15 years at an annual interest rate of 15% is $94325 more than the simple interest earned by investing $P for 9.5 years at an annual interest rate of 9.5%। तो वैल्यू P क्या होगा? पहले वाले केस में क्या है, $P हमने इन्वेस्ट किया है 15 ईयर्स के लिए, इंटरेस्ट रेट इज 15%, सिंपल इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15 इंटू 15, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट अर्न की बात कर रहे हैं, टोटल सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कितना इंटरेस्ट होगा? टोटल सिंपल इंटरेस्ट होगा 15 इंटू 15, 225% ऑफ पी इन द फर्स्ट केस, और सेकंड केस में होगा सिंपल इंटरेस्ट 9.5 ईयर्स, 9.5%, तो 9.5 इंटू 9.5 कितना होगा? 9 इंटू 10 90, तो 90.25% हो जाएगा, 90.25% ऑफ पी। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू $94325। डिफरेंस कितना आ रहा है? 225 माइनस 90.25, तो दिस इज 134.75% ऑफ प्रिंसिपल एंड दैट इज $94325। 134.25% रफली कितना है? 4/3 टाइम्स है, रफली 4/3 टाइम्स है,
क्योंकि 134.75% ऑप्शन है, 22,500, 45,000, 50,000, 70,000, 94,000। ठीक है, तो ये रफली हमारा बहुत रफली देखें तो 4/3 टाइम्स है, बिकॉज 133.33% इज 4/3। तो P कैन बी ऑलमोस्ट 94,325 इंटू 3/4, यानी रफली 70,000 आएगा। ऑप्शन डी आंसर आएगा, इससे ज्यादा एग्जैक्ट निकालने की जरूरत है ही नहीं। ओके ठीक है, बिकॉज ऑप्शन इतने ज्यादा दूर दूर हैं ऑलरेडी। और एग्जैक्ट निकालना तो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते, दिस इज 13, दिस इज 94, 13 7 आर 91, तो प्रॉब्लम 7 टाइम्स आ रहा है। ऑप्शंस को देख के ही तब भी ऑब्जर्व करते। ओके ठीक है, क्लियर है। सो ऑप्शन डी इज द आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉफ्टवेयर जनरेट्स पासवर्ड्स यूजिंग ऑल ऑफ द होल नंबर्स दैट आर लेस देन 5। होल नंबर्स चाहिए, नेचुरल नंबर्स नहीं है। होल नंबर्स इंक्लूड करते हैं जीरो को भी। होल नंबर्स लेस देन 5, यानी कि 0 1 2 3 4, these are the numbers that we require to be used in the password. All the passwords are 5-digit numbers. Now this line is very important. डिफरेंस समझा देता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि पासवर्ड्स हैं, नंबर्स नहीं है एक्चुअल में, तो पासवर्ड में 0 भी आ सकता है फर्स्ट डिजिट पे भी। ठीक है, बिकॉज 0 0 1 2 3 दिस कुड ऑल्सो बी अ पासवर्ड, कैन बी अ पासवर्ड। ओके, इन जनरल कैन बी अ पासवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड एक नंबर नहीं होता, वहां पे 0 अपना इनिशियल हो सकता है फर्स्ट डिजिट में। ओके, बट क्वेश्चन हमें कह रहा है ऑल द पासवर्ड्स आर 5-digit नंबर्स। तो इफ द क्वेश्चन इज सेइंग ऑल द पासवर्ड्स आर 5-digit नंबर्स, सो दैट इंप्लाइज कि ऑल द पासवर्ड्स विल बी कंटेनिंग, इसका दो मतलब हुआ। फर्स्ट implication is that they have 5 digits, and second implication is since these are numbers as well, so 0 नहीं आएगा इनिशियल में। ठीक है, so this cannot be the password. Okay, this is the second implication. क्लियर है? ठीक है, अगर क्वेश्चन ये कहता कि ऑल द पासवर्ड्स कंटेन 5 digits, तो बात डिफरेंट हो जाती। इफ दे कंटेन 5 digits तो फिर तो 0 आ सकता है स्टार्ट में भी, बट इफ दे आर 5-digit नंबर्स तो फिर 0 स्टार्ट में नहीं आ सकता, या फिर एक्सप्लिसिटली मेंशन होगा कि 0 नहीं कंटेन करेगा या 0 स्टार्ट में नहीं कंटेन करेगा, तो एक डिफरेंट चीज है। बट क्या ये बात समझ पा रहे हो कि इस क्वेश्चन में डेफिनेटली हमें क्लियर है कि स्टार्ट में 0 नहीं आएगा, बिकॉज ऑल द पासवर्ड्स आर 5-digit नंबर्स। ओके, द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड इन अ पासवर्ड एंड द लास्ट डिजिट ऑफ अ पासवर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हैं, रिपीटेशन इज पॉसिबल, और लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 2 होगा, तो 5 digits है। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आएगा, बाकी किसी भी प्लेस पे 0 आ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस पे हमारा 1 2 3 4 में से कुछ भी आएगा, 4 ऑप्शंस होंगे। लास्ट प्लेस पे द डिजिट विल बी ग्रेटर देन 2, यानी कि अब 3 आएगा या फिर 4 आएगा, तो 2 ऑप्शंस है। और बीच में कुछ भी आ सकता है, रिपीटेशन तो अलाउड ही है। तो बीच में 5 ऑप्शंस है सब जगह, बिकॉज 0 से लेकर 4 तक 5 ऑप्शंस है। टोटल हो जाएंगे 4 into 4, 4 into 5 into 5 into 5 into 2, दैट इज 125 into 8, 1000. So 1000 such passwords will be there. Option A will be the answer. Option A will be the answer. Clear है? ठीक है, okay. Next question. The capital of a company E-Style is made of 75,000 preferred shares with a dividend of 15%. Preferred shares है 75,000, dividend है 15% का, 20,000 common shares है, और par value of each type of share is ₹10. Okay. 75,000 preferred shares है, dividend है 15% का, 20,000 common shares है, और पार वैल्यू हर एक शेयर का इज 10 रुपीज। द टोटल प्रॉफिट ऑफ E-Style वॉज ₹2,40,000, ऑफ विच 40,000 वॉज केप्ट इन रिजर्व फंड। द रिमेनिंग प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। बाकी जो बचा हुआ 2 लाख था, वो सारा के सारा शेयर होल्डर्स में हमने बांट दिया। सो व्हाट विल द डिफरेंस इन द डिविडेंड परसेंटेज गिवन टू द कॉमन शेयर होल्डर्स इफ द अमाउंट केप्ट अवे इन द रिजर्व फंड वॉज रिड्यूस्ड टू ₹25,000। ओके, तो इनिशियल केस में क्या है, हमने रिजर्व फंड रखा है 40,000 का, बट क्वेश्चन क्या अगर ₹25,000 रखते हैं तो क्या डिफरेंस आता है? डिफरेंस इज द डिविडेंड परसेंटेज गिवन टू द कॉमन शेयर होल्डर्स। ओके, तो 2 तरह के शेयर्स हैं, प्रेफर्ड शेयर्स एंड कॉमन शेयर्स। क्वेश्चन पूछा है कॉमन शेयर होल्डर्स के बारे में, क्योंकि प्रेफर्ड शेयर्स पे तो दोनों ही केसेस में डिविडेंड देना है हमें 15% का, डिफाइंड है ऑलरेडी। ओके, डिफाइंड है। 10 रुपीज का शेयर है, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज, टोटल शेयर है 75,000, और हमें देना है 15% डिविडेंड। तो अगर 10 रुपीज का शेयर है तो उस पर 15% डिविडेंड दिया जाएगा, यानी कि 1 शेयर पे 10 रुपीज का शेयर है, तो 10 रुपीज का 15% 1.5 रुपीज पर शेयर डिविडेंड गिवन होगा फॉर 75,000 प्रेफर्ड शेयर्स। ठीक है, सो इनटू 75,000 दिस मच अमाउंट विल बी पेड फॉर प्रेफर्ड शेयर्स। तो ये अमाउंट तो फिक्स्ड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम कितना और अमाउंट रिजर्व फंड में रखते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एज लॉन्ग एज हमारा टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना अमाउंट तो तुम पहले ही दे दोगे प्रेफर्ड शेयर्स पे। ठीक है, तो डेफिनेटली टोटल अमाउंट हमारा कितना है, 2,40,000 माइनस 40,000 जो रिजर्व फंड में रख रहे हो।
दिस इज प्रॉफिट माइनस रिजर्व फंड विच इज 40,000. तो 2 lakh इज अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इसमें से सबसे पहले मिलेगा प्रेफरेंस किसको, जो प्रेफर्ड शेयर्स है उनको. पहले प्रेफर्ड शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा वो कॉमन शेयर्स में जाएगा. ओके तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें ये समझना दोनों केसेस का डिफरेंस कितना है. पहले केस में रिजर्व फंड में दिया है हमने 40,000, सेकंड केस में दिया है 25,000, रिड्यूस कर दिया है, यानी कि 15,000 एक्स्ट्रा अवेलेबल है. 15,000 एक्स्ट्रा अवेलेबल है सेकंड केस में. ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना. अब या तो तुम पूरा प्रोसेस करके निकालो वैल्यू को, या इतना समझो कि 15,000 एक्स्ट्रा अवेलेबल है. और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ कॉमन शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज प्रेफर्ड शेयर्स में तो पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और वो उतना ही डिस्ट्रीब्यूट रहेगा. 15% से ज्यादा उनको नहीं मिलने वाला. तो कॉमन शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 15,000 एक्स्ट्रा. तो पर शेयर कितना मिलेगा, कॉमन शेयर है 20,000. 20,000 है, हर शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज का. तो 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपीज है वैल्यू ऑफ द शेयर्स. और एक्स्ट्रा हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ड्यू टू ये जो रिजर्व फंड को हमने कम किया है 15,000 एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो पर शेयर कितना आएगा, परसेंटेज कितना होगा, 2 लाख का 1% इज 2,000, 15,000 इज 7.5%. सो 7.5% एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा ड्यू टू दिस रिडक्शन इन रिजर्व फंड. और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. एग्जैक्ट वैल्यू का निकालने का टेंशन नहीं लेना है कि एग्जैक्ट वैल्यू कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनली निकालना परसेंटेज ही है. ठीक है, देखो 2 लाख रुपीज हमारा था, अगर समझना चाहते हो उसमें से हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया प्रेफर्ड शेयर्स में, 1.5 रुपीज पर शेयर इंटू 75,000, यानी 75,000 प्लस 37,500, तो 1,12,500 रुपीज तो मिल जाएगा सारा के सारा प्रेफर्ड शेयर्स में. तो बचा हुआ 87,500 मिलेगा कॉमन शेयर्स में, फर्स्ट कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में. ठीक है, इनिशियल कंडीशन में. बट जब सेकंड वाले केस में देखोगे, जबकि हमने एक्स्ट्रा 15,000 दे दिया, तो मिल जाएगा यहाँ पे 15,000 एक्स्ट्रा, इतना डिस्ट्रीब्यूट होगा. बट हमारा मतलब तब भी डिफरेंस सही रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पे कैलकुलेशन डायरेक्टली करो, क्या जरूरत है ये पूरी कैलकुलेशन करने का. ठीक है, तो डिफरेंस हमारा 15,000, 2 लाख रुपीज टोटल शेयर वैल्यू, कॉमन शेयर्स का वैल्यू है, तो परसेंटेज वाइज दिस इज 7.5% ऑफ द डिविडेंड का डिफरेंस है. तो वही आंसर होगा ऑप्शन बी. ओके, क्लियर है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, ऑल द क्वेश्चंस दैट वर वेयर्ड इन ऑफिशियल मॉक ऑफ एनमैट. ठीक है, बट क्योंकि एनमैट का ऑफिशियल मॉक, एक एनमैट का जो मॉक है, एनमैट एज सच इज अडैप्टिव टेस्ट. तो एनमैट के मॉक में भी द क्वेश्चंस का एक बंच था, जिसमें से कि 36 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है. बट देयर वर सम मोर क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस जो कि और लोगों ने मॉक में फेस किए, तो उनको भी हम एडिशनली डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, कुछ और 15-16 क्वेश्चंस को और लेंगे, उनको भी एडिशनली सॉल्व करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे, सो दैट हमें और एक बेटर आइडिया हो जाए. और साथ में फिर टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे, टॉपिक वाइज कुछ सेशंस करेंगे. अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना. एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. ओके, that's all for this session, and you can also message me at telegram at ADITYAKT, या फिर टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हो मैथोलॉजिकल, व्हाट्सएप पे भी चैनल ज्वाइन कर सकते हो मैथोलॉजिकल. दैट्स ऑल. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना. चलो इतना ही रखते हैं. बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग.